अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बहुत टाइम से मैं अपने चैनल से गायब था। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते थे कि आप कहाँ चले गए, आपकी कोई स्टोरीज़ नहीं आती। लेकिन ज़िंदगी में कुछ मसरूफियात ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से इंसान अपने और कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि अपनी बाकी चीज़ें अपनी भूल बैठता है। लेकिन मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ यहाँ पे सुनता रहता हूँ लोगों की, जो लोग मुझे भेजते रहते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपने चैनल पे वापस एक्टिव हो जाऊँ और आप लोगों को स्टोरीज़ सुनाता रहूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले मिलती रहे। आज जिन्होंने हमें अपनी स्टोरी शेयर की है, काफ़ी टाइम से इनकी स्टोरी मेरे पास पेंडिंग पड़ी थी। ये स्टोरी बहुत हॉन्टेड है। आज स्टोरी तो एक ही हो गई, लेकिन आप लोग एंजॉय करेंगे। वक्त के साथ साथ स्टोरीज़ में इजाफा होता जाएगा। अपनी आंखें बंद कर लें और कान में हैंड फ्री लगा के स्टोरी को ऐसे इमेजिन करें जैसे आप हकीकत में ये देख रहे हो। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं अपना नाम तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं अपनी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसके बाद से हम लोग कोई ट्रिप, कोई टूर नहीं अब तक कर सके। ये बात कोविड के दिनों की है। मैं, मेरी फैमिली और मेरी खाला की फैमिली, हम लोग एक मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, क्योंकि लॉकडाउन अभी शुरू ही होने वाला था और हमें इतना आइडिया नहीं था कि सब कुछ बंद होने वाला है और ज़िंदगी दरम बरहम होने वाली है। हम लोग अपना सारा सामान पैक करके मुल्तान से निकल पड़ते हैं गिलगित के लिए। हमारा पहला स्टॉप मानसेरा में होता है। हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, शायद लॉकडाउन होने वाला है, लेकिन हम लोग एक्साइटेड भी थे कि अपना ट्रिप तो एंजॉय करें। हम पहली रात अपने रिश्तेदारों के घर रुकते हैं मानसेरा में। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं स्कर्दू के लिए। जब हम लोग स्कर्दू पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत कम लोग नज़र आते हैं। ये महीना नवंबर का था और नवंबर में तकरीबन बहुत से लोग वहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि स्नो स्टार्ट होने वाली होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने घर वगैरह छोड़ के दूसरे शहरों में आ जाते हैं। अब हमने जिस गेस्ट हाउस में जाना था वो गेस्ट हाउस बंद हो चुका था। हमें वहाँ पे जाके पता चला कि ये गेस्ट हाउस अब बंद हो चुका है और यहाँ पे अब कोई गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है जो ओपन हो, क्योंकि हम लोग बड़े गलत टाइम पे वहाँ गए थे। हमें अगर आइडिया होता कि ये मौसम ऐसा है और सब कुछ बंद होने वाला है तो हम कभी भी ना जाते। खैर, हम लोग वहाँ पे ढूंढते रहे कोई और हमें होटल या गेस्ट हाउस मिल जाए। स्कर्दू से काफ़ी आगे जाके एक गांव में हमें एक छोटा सा होटल मिल जाता है। उस होटल में सिर्फ एक बंदा था जो सिर्फ चौकीदार भी था और होटल की देखभाल की ड्यूटी कर रहा था। स्टाफ वहाँ से जा चुका था और हमें रहने के लिए और कोई जगह नहीं मिल रही थी। हमने उनसे बात की और कहा कि हमें एक दिन का स्टे दे दें, कल हमने आगे जाना है। हमारी ज़िद के बाद वो बंदा आखिर मान ही जाता है और वो हमसे अच्छे खासे पैसे भी लेता है, जो कि सीज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। वो हमें ऊपर जाके रूम्स दिखाता है। रूम्स ऐसे थे कि जैसे यहाँ पे कोई बहुत अरसे से रहा ही ना हो। एक पुरानी जो कपड़ों की स्मेल होती है, उन रूम से वो स्मेल आ रही थी। हम लोग फ्रेश होते हैं। वहाँ पे कोई आसपास कोई बाज़ार नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो होटल और आसपास जंगल और वो बंदा। अब हम उनसे पूछते हैं कि हमें खाने के लिए क्या मिलेगा। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल सकता, मैं अपने घर से बना के ला के दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब हम लोग उनको कहते हैं कि भूख तो लगी हुई है, खाना तो है ही, तो चलो इसी से मंगवा लेते हैं। आपस में हम लोग सारे यही डिसाइड करते हैं कि चिकन कढ़ाई इनसे बनवा लेते हैं और हम उनको पैसे दे देते हैं। अब वो अपने घर चले जाते हैं हमारे लिए खाना बनाने। ये तकरीबन रात के कोई 7-8 बजे का टाइम था। आसपास बिल्कुल खामोशी, कोई बंदा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। वो पूरा होटल अकेला और उसमें हमारी फैमिली सिर्फ। हम लोग कोई 8 से 9 लोग थे, जिनमें 2-3 बच्चे थे और बाकी सब बड़े थे। हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। मेरी कज़न भी मेरे साथ थी। मैं अपनी कज़न से कहती हूँ चलो आओ ज़रा ऊपर छत पे जाके देखते हैं। हम दोनों जब छत पे जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। कुछ समझ ही नहीं आती कि पहाड़ किस तरफ है, हरियाली किस तरफ है, दरख्त किस तरफ है, रोड किस तरफ है, कुछ पता ही नहीं चलता। इवन कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे हमें तो वही नहीं समझ आ रही थी कि हम आए कहाँ से हैं। हम लोग वापस नीचे आ जाते हैं और बैठ के हम लोग गपशप करने लग जाते हैं। कोई 2-3 घंटे गुजरने के बाद वो बंदा खाना लेकर आता है।
यहाँ तक कि बच्चे भी खाली पेट सो चुके थे इंतज़ार करते करते। हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना बहुत अच्छा था। मेरे अब्बू उसको इजाफ़ी पैसे देते हुए कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना था, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग था और गरीब भी लग रहा था। तो बहुत एहसास करते हुए अब्बू ने उसको कुछ पैसे अलग से दिए और वो बहुत खुश हो गया। और वो मुझे कहता है, बेटा आपने ऊपर नहीं जाना। मैं बहुत हैरान होती हूँ। मैंने उससे पूछा, अंकल मैंने ऊपर क्यों जाना है? मैं पहले गई थी लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था, अब तो ऐसा टाइम है, मैंने ऊपर क्या करना जाके? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ऊपर गई थी? तो आगे से कहता है कि मैं आपको वैसे एहतियातन मना कर रहा हूँ कि ऊपर मत जाना। मैंने उससे वजह पूछी, उसने वजह नहीं बताई और वो चला गया। मैं थोड़ा हैरान हुई लेकिन फिर मैंने बात को जाने दिया। अब वो नीचे चला गया। अब सोने का हमारा टाइम था, हम लोग थके हुए थे बहुत ज़्यादा। और वो आखिरी बार ऊपर आया बर्तन लेने के लिए। उसने मुझसे कहा कि आपको कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं। उसने बाकी सबसे भी पूछा तो उसने कहा कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं सुबह तकरीबन 5-6 बजे नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगा। आपने कोशिश करनी है, बस रूम में इधर ही रहना है, सोना है, बाहर नहीं निकलना। मेरे वालिद साहब पूछते हैं कि आप मना क्यों करते हैं कभी छत पे जाने से, कभी बाहर जाने से? तो वो आगे से कह देता है कि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हैं और इस तरह के ख़तरात हैं, तो आप गुरेज़ कीजिएगा बाहर जाने से। ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों के साथ ऊंच नीच हो जाए और मैं भी यहाँ पे ना हूँ। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम बहुत थक चुके हैं, अब हमने सोना है, बस आप सुबह आ जाइएगा और हमने नाश्ता करके आगे निकलना है। ये कहकर वो चला जाता है और हमें चाबियाँ भी दे जाता है। अब वो होटल पूरा अकेला और हम लोग उसमें सिर्फ 7-8 लोग, बिल्कुल अंधेरा, कोई वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और वो जाते जाते जनरेटर भी बंद कर गया। इससे पहले जो रोशनी थी वो जनरेटर के साथ थी। अब इस अंधेरे में मैं और मेरी कज़न बैठ के बातें करने लग गए, बाकी सब लेट गए, रेस्ट करने लग गए। मैं और मेरी कज़न अपनी ही बातों में लगे हुए थे कि हमें अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, रूम के बाहर से। हमें यही लगता है कि वही बाबा जी भी घूम रहे होंगे या किसी काम से वापस आए होंगे। तो हम लोग अपनी बातों में ही मसरूफ़ थे कि बार बार उनका आना जाना वो हमें रूम के नीचे से बड़ा इरिटेट और डिस्टर्ब सा कर रहा था। मैंने कहा चलो उठ के देखते हैं बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन वो इस वजह से ना दरवाज़ा नॉक कर रहे हों कि कहीं हम लोग सो ना रहे हों। तो जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं होता। हमारे रूम के बाहर पूरी गैलरी खाली होती है। मैं और मेरी कज़न कहते हैं शायद वो वापस नीचे चले गए हैं। तो हम अपनी बातों में लग पड़ते हैं। हम लोग अपनी बातों में फिर मसरूफ़ थे कि हमें वही आवाज़ आई हमारे रूम के बाहर से। अब हमने 2 रूम लिए हुए थे। एक रूम में हम लोग थे सारे जो हमारी फ़ीमेल्स थी, और एक रूम में हमारे वालिद साहब और हमारे खालू और मेरा भाई। तो मुझे लगा शायद मेरा भाई या खालू उनमें से ना कोई हो। जब मैं उनके रूम में जाके देखती हूँ तो वो लोग अपना सारे लेटे हुए थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। मुझे अब थोड़ा सा ना अजीब लगने लग गया था। मेरे दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं आई, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली, लेकिन मुझे तो अजीब यूँ लग रहा था कि वो बाबा जी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, ना वो ठीक से जवाब दे रहे थे। और अभी इतनी रात को अगर वो हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं और मेरी कज़न हम बात कर ही रहे थे कि दरवाज़े के पास आके बिल्कुल हमें हल्की सी आवाज़ आती है किसी के बात करने की। अब हमें लगता है कि ये बाबा जी फ़ोन पे शायद बात कर रहे हैं और ये कहीं नीचे खड़े हैं। हम लोग थोड़ा सा सीढ़ियों की तरफ जाके नीचे देखते हैं तो रिसेप्शन का जो डेस्क होता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, खाली चेयर और वो जगह बिल्कुल खाली और दरवाज़ा भी बंद। अब हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। हम दोनों वापस रूम में आ जाती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं और सुनने लगती हैं कि फिर आवाज़ आती है या नहीं। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर से वही चहलकदमी हमारे रूम के बाहर। अब हमें बहुत डर लगने लग गया था। अब मैंने अपनी अम्मी को जगा दिया, अम्मी को बताया कि ये इतनी देर से ये सब हो रहा है हमारे साथ। अम्मी कहती हैं कि कोई नहीं, तुम्हारे अब्बू होंगे या वो बाबा और चौकीदार होगा, डरने की बात नहीं है, तुम लोग सो जाओ। हम लोग अपनी अम्मी से कहते हैं कि नहीं ये कुछ और है, आप लोग उठें प्लीज़ और उनको जाके जगाएं, देखें, हमारे में तो हिम्मत नहीं हो रही अब बाहर जाने की। मेरी अम्मी और मेरी खाला दोनों उठ जाती हैं, हमारी नानो भी साथ होती हैं, वो सोई हुई होती हैं। अब मेरी अम्मी और मेरी खाला उठ जाते हैं और वो कहते हैं चलो उठो देखते हैं। वो दोनों उठ के आगे चलते हैं। मैं और मेरी कज़न हम लोग पीछे टॉर्च पकड़ के चल रहे हैं। हम लोग दरवाज़ा खोल के जब बाहर देखते हैं तो गैलरी उसी तरह बिल्कुल खाली। हम लोग अभी ये देख ही रहे होते हैं कि हमें फिर से वही चलने की आवाज़ आती है। अब की बार मेरी अम्मी और खाला भी सुन लेती हैं और वो आवाज़ नीचे से आ रही होती है जहाँ पे रिसेप्शन थी। मेरी अम्मी और खाला कहती हैं चलो आओ नीचे जाके देखते हैं।
हम लोग जब नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। नीचे जो 2-3 रूम्स होते हैं वो सारे लॉक थे। एक छोटा सा किचन बना हुआ था, उस किचन में भी कोई नहीं था, ना रिसेप्शन पे कोई था, और जो बाहर जाने वाला दरवाज़ा था वो तो था ही लॉक। अब इतना ज़्यादा अंधेरा और हमारी मोबाइल की सिर्फ टॉर्च थी और बहुत खौफ आ रहा था हमें। हम लोग वापस ऊपर आ जाते हैं और अपने अब्बू के रूम में जाके उन्हें जगाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताते हैं। वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो हमारी बात पे शायद कोई यकीन ना करता, लेकिन जब अब अम्मी ने और खाला ने बताया तो सबको यकीन आ गया। अब हम सब लोग अब्बू के ही रूम में बैठ गए। खौफ इतना था कि हम लोग कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर रहे थे कि अचानक हमें एक चीख की आवाज़ आती है जो कि हमारे वाले रूम से आती है, और वहाँ पे हमारी नानो सोई हुई थी। मेरे अब्बू, मेरे अंकल, मेरा भाई उठ के भागते हैं, हम लोग भी भागते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो नानी है वो नीचे गिरी हुई है बेड से, और उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा खौफ था। उनके मुंह के ऊपर ऐसे जैसे कि किसी ने अपना कब्ज़ा कर लिया हो, उनके मुंह को जकड़ लिया हो। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उनसे बोला ही नहीं जा रहा था खौफ से। मेरी अम्मी ने उनको पानी पिलाया, उन्हें सहारा दे के बेड पे बिठाया, लाइट्स हम सब ने अपने अपने मोबाइल्स की ऑन कर ली। हमने उनसे पूछा क्या हुआ। पहले तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी। जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं तो उसके बाद वो बताती हैं कि मैं तो यहाँ सोई हुई थी, तो अचानक से मुझे किसी ने मेरे पाँव को खींचा, तो मैंने इधर उधर देखा, तुम लोग सब गायब। तो मुझे लगा कि शायद तुम लोग उधर साथ कमरे में बैठ के बातें कर रहे हो और तुम लोगों की हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थी। तो मैं इजी होके दोबारा से लेट गई। तो जैसे ही मेरी आंख दोबारा लगने लगी, मेरे पाँव को किसी ने ज़ोर का खींच के मुझे नीचे बेड से गिराया है, और मैं इधर उधर देखती रही, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बस मुझे इधर से खिड़की से कोई चीज़ बाहर निकलती हुई नज़र आई है। ऐसा ना आप यकीन करें, जब हमने उस पर्दे को हटाया, उस खिड़की के पीछे सिर्फ घना जंगल था, और वहाँ से जो वहशत आ रही थी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे जैसे कोई बाहर से कोई एनर्जी, कोई लहर अंदर आ रही हो। हम लोगों की बहुत हालत ख़राब हो गई। हम अपनी नानी को भी उस रूम में ले गए। अब हम सारे बैठे हुए, हमें इतना तो समझ आ गया था कि इस होटल में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, क्योंकि ये वहम नहीं हो सकता, सबके साथ हो रहा है, और पूरी रात से ये तमाशा लगा हुआ है। अब ये रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो बंदा सुबह कब आएगा। खौफ से हमारी हालत बहुत बुरी थी। हम लोग अपनी बातों में ही लगे हुए थे कि हमें फिर से नीचे से आवाज़ आने लगी। अब सबको वो आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आने लगी। बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे कोई नीचे घूम रहा है और वो मुसलसल कोई ना कोई हरकत कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्योंकि काम का भी शोर आ रहा था। मेरे अब्बू और खालू कहते हैं कि हम नीचे जाकर देखते हैं, तो हमारी अम्मी और नानी मना करते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ है उसने देखे नानी को भी गिराया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, आप ऐसा ना करें, आप लोग मत नीचे जाएं। लेकिन मेरे अब्बू थोड़ा सा इस मामले में बहादुरी दिखा रहे थे। उन्हें शुरू से कभी डर नहीं लगता था। वो कहते हैं नहीं, हमें देखना चाहिए नीचे जाके कि ये आखिर क्या मसला है। हम लोग यहाँ पे रुकने के लिए आए हुए हैं, मेहमान हैं, तो ये अगर कोई हमसे शरारत कर रहा है तो ये बड़ी गलत बात है। जब वो लोग नीचे दोनों जाते हैं और हम सारे रूम में रहते हैं, हमें खौफ बहुत आ रहा था, क्योंकि जब 2 मर्द साथ थे तब थोड़ा बहुत सहारा था। अब वो नीचे चले गए हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ रूम में है ही नहीं। हालांकि हमारा भाई भी था। मेरा भाई काफ़ी समझदार है, उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन उस वक्त वो भी थोड़ा छोटा था। अब हम लोग इस इंतज़ार में थे कि अब्बू और अंकल कब वापस ऊपर आएंगे कि अचानक एक चीख की आवाज़ आती है नीचे से, जो कि मेरे अब्बू की थी या मेरे अंकल की थी, उस वक्त हमें समझ नहीं आई। हम लोग अपना दरवाज़ा जल्दी से खोलते हैं, सीढ़ियों की तरफ भाग के देखते हैं, तो नीचे हम क्या देखते हैं, मेरे खालू बेहोश पड़े हुए हैं और मेरे अब्बू उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनको सहारा दे के ऊपर लेकर आते हैं। हम अपने अब्बू से पूछते हैं ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो बताते हैं कि मैं एक साइड पर देख रहा था और तुम्हारे खालू दूसरी साइड देख रहे थे कि अचानक इनकी चीख की आवाज़ आती है। जब मैं इनकी तरफ मुड़ के भागता हूँ तो ये ज़मीन पे गिरे हुए थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कोई चीज़ ऐसी है जो अब नुकसान देना चाह रही है हमें बाकायदा, पहले नानों को फिर खालू को। थोड़ी देर में खालू जब होश में आते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार होता है, इतना तेज़ बुखार होता है कि अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम अपने खालू से पूछते हैं कि आपने क्या देखा और आपने क्यों चीख मारी। तो मेरे खालू कहते हैं कि जब नीचे कॉर्नर वाले कमरे में मैं जाने लगा, जहाँ से मुझे हल्की सी आवाज़ आई है कि वहाँ पे कोई बंदा है अंदर, तो जब मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आया।
जब मैंने मोबाइल की टॉर्च को एग्जैक्ट उस जगह पे रखा अंदर अंधेरे वाले कमरे में, तो वहाँ मेरी नज़र पड़ती है सामने चेयर पे जहाँ पे कोई बंदा बैठा होता है। मैं दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा अंदर जाके देखता हूँ तो वो बंदा जब खड़ा होता है उसका कद छत को जाके लग रहा होता है, उसके लंबे लंबे बाल, उसने काला सा लिबास पहना होता है और जब वो घूम के मेरी तरफ मुड़ता है उसका चेहरा देख के अल्लाह माफ़ करे मेरी चीख निकल जाती है। इतना खौफनाक चेहरा था। वो कोई बूढ़ा ज़हीफ़ इंसान था, लेकिन उसकी ना आँखें थी ना उसका मुंह था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जला हुआ है एक चेहरा है किसी बुज़ुर्ग इंसान का, और वो मुझे देख रहा है खड़ा होके। तो वही देख के मैंने चीख मारी और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हुआ और मेरे साथ क्या हुआ। ये सुनकर एहसन हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। मेरी कज़न रोने लग गई, मेरे खालू को बहुत तेज़ बुखार। मेरे वालिद साहब अब कहते हैं कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। अब ये रात के 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था। हमें इंतज़ार था उस बंदे का कि उसने कहा था हम 6 बजे आके आपको नाश्ता करवा देंगे। अब हम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद अज़ानें शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें इत्मीनान आता है कि चलो फजर का टाइम हो गया। बहुत दूर दराज से कहीं से अज़ानों की आवाज़ आने लगी। हमें बहुत मामूली सी हल्की सी आसमान में हमें रोशनी नज़र आने लगी। अब हमें इत्मीनान था कि अब फजर हो चुकी है, अब वो बंदा आ जाए जल्दी से और हम यहाँ से निकलें। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद तकरीबन 7 बजे, हालांकि अभी भी बहुत कम रोशनी थी, वो बंदा आ जाता है। उसके हाथ में नाश्ता होता है, चाय वगैरह हर चीज़। मेरे अब्बू उसको हर चीज़ बताते हैं जो कुछ हमारे साथ रात को होता रहा। वो चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद जब मेरे अब्बू ने उससे सवाल किया क्या यहाँ पे पहले भी ये सब कुछ कभी हो चुका है या किसी के साथ हुआ है, तो वो बंदा कहता है कि मेरी बात सुने, मैंने आपको मना किया था पहले तो कि आपने छत पे नहीं जाना या बाहर नहीं निकलना। तो मेरे अब्बू ने कहा हम में से ना कोई छत पे गया ना बाहर निकला है, हम लोग तो अपने अपने रूम में लेटे हुए थे और हमारे साथ ये सब होता रहे। तो वो कहता है कि मैंने आपको इसीलिए मना किया था आप लोग बाहर मत निकलना, और मैंने तो आपको शुरू में मना किया था कि आप लोग यहाँ स्टे ना करें, लेकिन आप लोगों की मजबूरी थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ इसरार किया, इस वजह से मैंने आपको मजबूरन यहाँ रहने दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ पे छोड़ के भी ना जाता, मेरा अपना भी घर है, मजबूरी थी मेरा जाना। ये सारी बातें सुनने के बाद हमने वहाँ से फ़ैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है। और वो बंदा कहता है कि डरने की बात नहीं है, वो चीज़ जो भी है यहाँ पे मखलूक बहुत टाइम से है, वो किसी को नुकसान नहीं देती। आप लोगों में से किसी से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया और उसने आप लोगों के साथ ये किया है। अब हम लोग सारे यही सोच रहे हैं कि कोई ना बाहर गया है ना कुछ, तो किसी से क्या गलती हुई है। अब मुझे नहीं पता कि किसी से क्या गलती हुई है या कोई बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ये एक बात मिस्ट्री ही रह गई, एक राज ही रह गया हमारे पूरे 7-8 लोगों में कि किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और हम लोग उस होटल से निकल जाते हैं। जब हम लोग बाहर निकल के देखते हैं थोड़ी रोशनी में, ऐसा चारों तरफ एक जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच वो होटल था। जब हम लोग पिछली शाम आए थे तब हमें कोई आइडिया नहीं हुआ था अंधेरे की वजह से, लेकिन अब हमें लग रहा था कि ये हम किस खौफनाक जगह पर पूरी रात गुजार रहे थे। हम लोग वहाँ से निकल के वापसी का सफ़र तय कर लेते हैं। जाना तो हमने अभी बड़ी जगहों पर था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि किसी का भी ना दिल था ना तबीयत थी। मेरे खालू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बहुत तेज़ बुखार था। और हम लोग वहाँ से निकल आते हैं और अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। और जब हम लोग पहुँचते हैं तो उसके फ़ौरन बाद पूरी तरीके से एक लॉकडाउन लग जाता है और हम लोग एक दफ़ा फिर अपने ही घर में आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये एक मेरा वाक़या था जो आज तक हम लोगों को कहीं दोबारा जाने पे इजाज़त नहीं दे सका। मैं बड़े टाइम से आपको ये स्टोरी सुनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये मेरा एक वाक़या था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने चैनल पे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ शेयर करनी है या आपकी ज़िंदगी के कोई वाक़यात हैं या आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी है, आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर मुझे अपनी कहानी लिख कर भी भेज सकते हैं, वॉइस नोट में भी भेज सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें बुला भी सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर किसी वीडियो में किसी कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।